राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में पहले फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 में ये पेंटिंग डिलीवर किया था। इस पेंटिंग में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को डिलीवर किया है, जैसे कि वापस 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोलियो ने ये पेंटिंग को डिलीवर किया, मतलब पेंटिंग बताई थी सबसे पहले। इस पेंटिंग में उन्होंने ये जो मैन और वुमेन मार्च पास कर रहे हैं, तो वो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको होमेज एक तरह से होमेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो अलग अलग देश, मतलब अलग अलग देश के झंडे एक साइड में लाइन से हैं, वो लोग फ्रांस आगे चले गए, मतलब फ्रांस को इंडिपेंडेंट मिल गया, नेशनलिज्म उन लोगों को मिल गया, और ये लोग नेशनलिज्म इन लोगों को चाहिए, मतलब दे वांट नेशनलिज्म, मतलब इन लोगों को इंडिपेंडेंट चाहिए। फिर आगे इनके हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो टॉर्च है, the torch in the hand of Statue of Liberty describe the enlightenment of the people from different countries marching for freedom, and on the other hand she is bearing the charter in which she have all the rights of men। मतलब जो एक हाथ में इनकी टॉर्च है वो enlightenment को दर्शा रहा है, जो कि जो भी कंट्री मार्च पास कर रही है वो उसके लिए, और जो एक हाथ में उनके चार्टर ऑफ लिबर्टी है उसमें सारे राइट्स हैं मेंस के, वुमेन्स के नहीं, केवल मेंस के राइट्स हैं। और जो आगे ब्रोकन क्रोन्स वगैरह हैं ये मोनार्ची की सिचुएशन को दर्शा रहा है। बस फिर उसके बाद ये पेंटिंग हो गई। फिर उसके बाद जब फ्रेंच में नेशनलिज्म आया था, उसके बाद फ्रेंच में जो नेशनलिज्म आया था उसी को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म बोला गया था। जो वो उसकी वजह से जो लोग थे उनके पास पावर आ गई थी। फिर जब लोगों के पास पावर आए, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म थी, मतलब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, उससे लोगों के पास पावर तो आ गई थी, लेकिन सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आइडेंटिटी लोगों के पास नहीं आई थी, जो कि बहुत एक मेजर चैलेंज था कि सारे लोगों के नेशनलिज्म था, उससे लोगों के अंदर पावर तो आ गई थी, लेकिन मतलब सारे लोगों के अंदर एक ही तरह की कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाना एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज था। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ लाए गए थे फ्रांस में। तो एक आइडिया था आइडिया ऑफ ला पैट्री द फादरलैंड ले सेट ऑन द सिटीजन, मतलब फादरलैंड मतलब अपनी ही जन्मभूमि को एक तरह से फादरलैंड और मदरलैंड बनाना। फिर ले सिटी मतलब सारे सिटीजन्स को एक एज इक्वल देखना। फिर जो पहले का फ्रेंच फ्लैग था उसको हटा के ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग ला दिया गया। फिर इलेक्शन ऑफ स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बना दिया गया था। फिर न्यू हाइम्स बना दिए गए थे, ओथ्स को ला दिया गया था, मतलब फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो इंट्रोड्यूस। फिर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी ला दिया गया था वहाँ पे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश, जो कस्टम ड्यूटीज थे और ड्यूज बचे थे उसको अबॉलिश कर दिया गया था। फिर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। फिर फ्रेंच बिकम द कॉमन नेशनल लैंग्वेज ऑफ द, फिर उस टाइम जो फ्रांस में अलग अलग कंट्रीज के पार्ट्स में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, तो उस टाइम फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट यूरोप पे क्या पड़ा था कि पहले तो जो नेपोलियन थे उनको मतलब पहले नेपोलियन का रोल था कि नेपोलियन को उठा के यूरोप में ला दिया गया था ताकि यहाँ पे भी नेशनलिज्म आ सके। जब नेपोलियन आए थे तो उन्होंने एक नेपोलियनिक कोड 1804 इंट्रोड्यूस कराया था, जिसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है। तो उसमें ही डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो लोगों को जन्म सिद्ध अधिकार मिलता था वो उन्होंने हटा दिया था, सारे लॉ पे इक्वालिटी ला दी गई थी और राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया था। फिर नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फॉर सर्वडोम एंड मैन्योरियल ड्यूज। फिर नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई कर दिया था, फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया था, फ्यूडल सिस्टम और फ्रीड पीजेंट्स को हटा दिया गया था, मतलब अबॉलिश कर दिया गया था, और जो सर्वडोम और मैन्योरियल ड्यूज थे उनको भी फ्रीडम दे दी गई थी। फिर इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शन वाज रिमूव्ड, मतलब टाउन्स में गिल्ड रेस्ट्रिक्शन को हटाया गया था। गिल्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब पहले लोगों को ग्रुप में ट्रेडिंग करने की पहले लोगों को ग्रुप में ट्रेड करने का परमिशन नहीं था, लेकिन जो नेपोलियन थे उन्होंने ये जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया था। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर दिया गया था। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। फिर ये सारे लोग थे जो न्यू फाउंड फ्रीडम को एंजॉय कर रहे थे।
फिर इसका आउटकम क्या आया था कि लोगों को ये लगने लगा था कि एक तरह से मोनार्की तो हट गई है, लेकिन जो बर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा के नेपोलियन ही हम लोग पे रूल कर रहा है। तो लोगों ने फिर मिल के फिर प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने 1815 में 1815 में नेपोलियन को हटा दिया था। फिर उसके बाद नेशनलिज्म और यूरोप में रीजनल स्टेट, रीजनल वेरिएशन, लैंग्वेज, एम्पायर एंड कल्चर, इन सब के रहते हुए भी लोगों की अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, आइडेंटिटी कैसे आई। वो उस टाइम दो ग्रुप्स रहते थे यूरोप में, एक एरिस्टोक्रेसी थे, एक न्यू मिडिल क्लास थे। फिर उस टाइम जो यूरोप में दो ग्रुप्स रहती थी, एरिस्टोक्रेसी और जो न्यू मिडिल क्लास में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स बने रहते थे। वो कॉन्फ्लिक्ट आइडियोलॉजिकली भी रहते थे, पॉलिटिकली भी रहते थे और सोशली भी रहते थे। फिर ये तीन जो थे लिबरल नेशनलिज्म के आइडियाज़ थे। लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है? लिबरल नेशनलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। मतलब हर एक चीज़ के लिए फ्रीडम मिलनी चाहिए और सारे लोगों के बीच में इक्वालिटी रहनी चाहिए। इट मीन्स लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर फ्रीडम। फिर लिबरलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एक इकोनॉमिकल लिबरलिज्म। पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट कराते हैं, और इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में क्या होता है? फ्रीडम ऑफ मार्केट, स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन। मतलब मार्केट में जो फ्रीडम रहती है वो दे दी जाती है, और रेस्ट्रिक्शन जो स्टेट में रेस्ट्रिक्शन रहती है उसे हटाया जाता है। फिर इसके नीड क्या थी, इसका स्टेप लिया गया था। तो जो फ्रीडम ऑफ मार्केट वगैरह हटाने के लिए ज़ोल्वेरिन आए थे। ज़ोल्वेरिन वाज अ जर्मन कस्टम यूनियन दैट वाज फाउंडेड इन 1834 ड्यूरिंग प्रूशियन रूल। प्रूशियन रूल के द्वारा प्रूशियन रूल के टाइम जो ज़ोल्वेरिन थे वो जो ज़ोल्वेरिन थे वो जर्मन कस्टम यूनियन से थे, जिन्होंने 1834 में जर्मन कस्टम यूनियन को फाउंड किया था, मतलब ढूंढा था। इट फॉर्मुलेटेड मैनी रूल्स फॉर फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन अमंग द जर्मन स्टेट। इन्होंने काफ़ी फ्री ट्रेड किया था, इन्होंने काफ़ी रूल्स लागू किए थे ट्रेड के ऊपर, और जर्मन स्टेट को इकोनॉमिक कॉपरेशन भी दी थी। फिर न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815 में नेपोलियन को हटा दिया गया था। उसके बाद कंजर्वेटिव्स आ गए थे। कंजर्वेटिव्स ने क्या किया था, कैसे किया था, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था, उससे प्रॉब्लम्स क्या आई थी। तो कंजर्वेटिव्स जब 1815 में नेपोलियन चले गए थे तो लोगों ने मीटिंग रखी थी। ट्रीटी ऑफ वियना साइन करके उन्होंने कंजर्वेटिव्स को वापस ला दिया था 1815 में। फिर कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन को हराया, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया, फिर 1815 में वापस आ गए थे। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 क्या था? अनडूइंग द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट द यूरोप। मतलब जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए थे यूरोप में उसे वापस ला दिया गया था। रिस्टोरेशन द बर्बन डायनेस्टी, मतलब नेपोलियन ने बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया था लेकिन फिर उसे वापस ला दिया गया। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन ने जो भी फ्रांस को टेरिटरीज दी थी इंडिपेंडेंस करके, मतलब फ्री करा के, उसे छीन लिया गया था, यूरोप में वापस ला दिया गया था। फिर सेटिंग अप स्टेट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, मतलब फिर जब ये बोला गया कि फ्रांस से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं रिवॉल्यूशन कराने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के बॉर्डर पे बाउंड्रीज बनाने लगे ताकि वो लोग इनसे इन्फ्लुएंस होकर हमारे यूरोप में नेशनलिज्म की आइडिया ना आए। अब फिर मोनार्चीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन वर रिस्टोर्ड, मतलब मोनार्च सिस्टम को नेपोलियन ने हटा दिया था लेकिन फिर उसे कंजर्वेटिव्स ने रिस्टोर कर दिया। फिर इससे रिवॉल्यूशनरीज कौन से आए थे, तो इससे लोगों के मन में ये तो पता चल गया था कि नेशनलिज्म होता क्या है। तो लोगों ने फिर रिवॉल्यूशन करने का प्लान किया, उसमें काफ़ी रिवॉल्यूशनरी ने हेल्प किए थे। पहले रिवॉल्यूशनरी थे गुजिपी मजीनी, वो जिनुआ में 1807 में बॉर्न हुए थे। उन्होंने काफ़ी सीक्रेट सोसाइटीज़ को फाउंड किया था, जैसे कि यंग इटली इन मार्सलीज एंड यंग यूरोप इन वेंडे। इन्होंने यहाँ पे सीक्रेट सोसाइटीज़ फाउंड की थी। मजनी बिलीव करते हैं दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब मजीनी ऐसा बिलीव करते हैं, जो गुजरी मस्जिद थी वो ऐसा बिलीव करते हैं कि जो भगवान मतलब गॉड हैं, उन्होंने नेशंस को बनाया है, मतलब नेशंस को बनाया है ताकि लोग मैनकाइंड की तरह, मतलब ह्यूमैनिटी की तरह एक साथ रहें, कोई किसी से ज़्यादा ऊपर न रहे, कोई किसी से ज़्यादा नीचे न रहे। फिर उसके बाद मैटरनिक ने यहाँ पे
यहाँ पे एक वर्ड बोला था, सेंटेंस बोला था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उन्होंने ये बोला था, डिस्क्राइब किया था कि गुज़िम मजीनी वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और मैटरनिक जो थे कंजर्वेटिव थे, ड्यूक मैटरनिक जो थे कंजर्वेटिव थे, जिन्होंने जो मीटिंग हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना की, उन्होंने ही होस्ट किया था। ही वॉज अ चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, ये एक चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, और वो एक कंजर्वेटिव थे। इन्होंने ये बीच बीच में ऐसे सेंटेंसेस पास कर रहे थे हर जगह। फिर द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक। तो 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। 1804 में नेपोलियन आए थे। फिर 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। फिर 1815 से लेके 1830 तक कंजर्वेटिव्स ने रूल किया था। फिर 1830 से लेके 1848 तक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था कंजर्वेटिव्स और लिबरल के बीच में। फिर यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट पास की थी ड्यूक मेटरनिक ने कि जब व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप गेट्स कोल्ड, मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। ऐसा उनका कहना था कि जब फ्रांस को इंडिपेंडेंट मिल गई थी तो पूरे यूरोप को चाहिए थी उस टाइम इंडिपेंडेंट। पूरे लोग उससे इन्फ्लुएंस हो गए थे, जिसका यहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल है कि लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजली एसोसिएटेड विद द नेशनलिज्म विद द रिवॉल्यूशन। जो लिबरलिज्म थे, जो लिबरल पीपल थे, उन्होंने नेशनलिज्म चाहिए था, जिसके लिए वो रिवॉल्यूशन लाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर उससे फ्रांस में जुलाई 1830 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी गई थी कि मतलब राजा तो रहेगा लेकिन वो पहले सिटीजन्स की सुनेगा, उसके बाद उस पर रूल करेगा। तो 1830 में मोनार्की को पूरी तरीके से हटा दिया गया था और वहाँ पे डेमोक्रेसी ला दी गई थी। फिर उसके बाद फ्रांस से इन्फ्लुएंस होकर फिर इंडिपेंडेंस बेल्जियम को भी मिल गई थी। फिर उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, मतलब ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिल गई थी क्योंकि फ्रांस से वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे। फिर आफ्टर साइनिंग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में ग्रीस गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑटोनम एम्पायर। मतलब जैसे बर्बन डायनेस्टी यूरोप पे रूल करता है, वैसे ग्रीस पे उस टाइम ऑटोनम एम्पायर का रूल था। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 को साइन करके लॉर्ड बायरन फाइट अगेंस्ट ऑटोनम एम्पायर फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। लॉर्ड बायरन करके एक रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्होंने फाइट किया था इस एम्पायर के लिए, ग्रीस को इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए। ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ग्रीक रेबल्स एंड रोट इन फेवर ऑफ ग्रीक इंडिपेंडेंस। मतलब वो क्या करते थे कि जो रेबल्स थे, मतलब जो वो थे जो क्रांतिकारी थे, उनको वो फाइनेंशियली असिस्टेंस भी करते थे, मतलब फाइनेंशियली भी उनको फेवर करते थे और उनके फेवर में हमेशा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखते रहते थे। 1832 में उनको इंडिपेंडेंट मिल गई थी। फिर द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। इमेजिनेशन क्या होता है, मतलब रोमांटिक इमेजिनेशन में पहले ये तो एक आइडियोलॉजी है। रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी है। व्हेन आर्ट, कल्चर, इमोशन आर फोकस्ड अपॉन क्रिएट एज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। मतलब आर्ट, कल्चर, इमोशन, मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन को हटा के, मतलब लड़ाई झगड़ा को हटा के लोगों की जो इमोशंस थे, लोगों की जो कल्चर थे, लोगों की जो आर्ट थे, उन सारे चीज़ों पे फोकस करके लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने को रोमांटिसिज्म कहते हैं। Role of culture, art and poetry, stories and music help to express and shape the nationalism feelings। तो ऐसे ही हुआ था कि रोल ऑफ कल्चर, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प की थी लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म फीलिंग को जगाने के लिए। फिर ये ऐसा कहते थे कि वो कोई वॉर नहीं चाहते हैं, वो ही सेड टू डू थिंग्स विद देयर इमोशंस। मतलब वो चाहते हैं कि वॉर करने से अच्छा कि वॉर करने से he don't want a war. Instead of war, he wants to if the things are clear out with the emotions and role of culture, art and poetry, तो वॉर करने की क्या जरूरत है, ऐसा रोमांटिसिज्म के जो आइडियोलॉजीज थे उनका कहना था। फिर उसमें से एक लोग काफ़ी ये रोमांटिसिज्म के लोग थे, जैसे जॉन एंड गॉडफ्रेंड ने डांस वॉक एक फॉर्म ऑफ डांस है जो काफ़ी हेल्प हुई थी लोगों को नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए। फिर पोलैंड में कैरोल कुरपिंसी एक ओपेरा म्यूजिक है जिन्होंने पोलैंड में हेल्प की थी इस नेशनल फीलिंग को जगाने के लिए। फिर रोल ऑफ लैंग्वेज इन स्ट्रेंथनिंग नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स इन पोलैंड में क्या हुआ था कि जो रशिया थी वो उन पर रूल करती थी, लेकिन पोलैंड के लोग ये थे कि वो लोग कभी जो रशिया की भाषा थी वो कभी बोलते ही नहीं थे। उनका ये कहना था कि वो अपने लैंग्वेज को ही नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स की तरफ लेके चलेंगे। तो इन्होंने ओपेरा जो
जब रशिया ने पोलैंड पर मतलब कब्जा जमाया था, तब पोलैंड के लोग अपनी पॉलिश लैंग्वेज ही यूज़ करते थे, ये सेंटिमेंट पास करके कि हमारी भाषा ही हमारी शक्ति है। हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्व, तो हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्व में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है और फूड प्राइस भी दिन पर दिन इंक्रीज होती जाती है। तो वाइड स्प्रेड ऑफ pauperism was increasing. After all these, there was a revolt begun by the poor people of France. मतलब इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को झेलने के बाद जो पुअर पीपल थे फ्रांस के, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दी थी। लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, मतलब लुइस फिलिप जो थे उनको वो भाग गए थे, मतलब अपनी जगह छोड़ के वो लुइस फिलिप भाग गए थे इतनी सारी सिचुएशंस को देख के। फिर नेशनल असेंबली वॉज प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, नेशनल असेंबली को एक रिपब्लिक मतलब नेशनल असेंबली जो थी उसको एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। 1845 में रिवॉल्ट ऑफ वीवर्स इन सिलीसिया, सिलीसिया में एक रिवॉल्ट हुआ था। 1845 में क्या हुआ था कि जो वीवर्स थे वो रिवॉल्ट किए थे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने उनकी इनकम मतलब इनकी इनकम कम करती गई थी। एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी और फूड प्राइसेस बढ़ रही थी। उसमें क्या हुआ था कि 1845 में जो वीवर्स मतलब कॉन्ट्रैक्टर थे वो वीवर्स की इनकम कम करते गए थे, तो उसके बाद वीवर्स जो थे मतलब गिल्डअप करके मतलब ग्रुप बना के रिवॉल्ट कर रहे थे और हाउस वीवर्स के हाउस पे जाके जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके हाउस पे जाके जीते थे ताकि रिवॉल्ट किए थे ताकि उनको फ्रीडम उनकी मिल सके। फिर था 1848 में द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। फिर उसके बाद फ्रांस में 1830 फ्रांस को आज़ादी मिल गई थी, 1830 में इंडिपेंडेंट मिल गई थी। बेल्जियम को 4 अक्टूबर 1830 में मिल गई थी। फिर ग्रीक को 1832 में मिल गई थी और वीवर्स जो थे उनको 1845 में मिल गई थी। लेकिन जो और फिर 1848 में फ्रांस गॉट फुल्ली लिबरल आफ्टर लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्री, मतलब लुइस फिलिप जब छोड़ के चले गए थे अपनी जगह को कि हाँ तुम ही लोग संभालो अब ऐसा, तो फिर फ्रांस फुली तरीके से लिबरल हो गया था, मतलब फ्रीडम मिल गया था उसे। फिर सिचुएशन बिफोर द रिवॉल्ट के पहले क्या सिचुएशन थी, जो मोनार्की थी कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास। जो मोनार्की थी वो लिबरल जो मोनार्की थी पहले रिवॉल्ट के पहले मोनार्की थी, उसके बाद जो लिबरल मिडिल क्लास थे उन्होंने काफ़ी डिमांड्स रखी थी, जैसे दे डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, तो उन्होंने काफ़ी डिमांड रखी थी कि नेशन स्टेट बनना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पे। दैट्स वाई द मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिसंस, जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे उसमें मिडिल क्लास प्रोफेशन बिजनेसमैन थे और प्रॉस्परस आर्टिसंस थे। फिर फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में, मतलब ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में गए थे, सारे जर्मन जहाँ पे जहाँ नेशनल असेंबली जर्मन की नेशनल असेंबली 1831 में बनती है। तो जब ये सारे लोग डिमांड करने गए थे, जब ये सारे लोग फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल चर्च में डिमांड करने गए थे कि हाँ हमें नेशनल असेंबली चाहिए, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन और तुम लोग इसे एक्सेप्ट कर लो, तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, उन्होंने एज अ फुटबॉल इसे किक आउट कर दिया था कि मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो ही वॉज सप्रेस लिबरल्स इंस्टेड ऑफ सप्रेसिंग हिज ओन पावर्स एंड रिजेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन पर ये सब खत्म हुआ। फिर उसके बाद जब पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को नहीं मिल रही थी तो वो बढ़ती गई थी। आफ्टर हिज रिवोल्यूशन द किंग सर्टेनली स्टार्ट गिविंग द पावर्स टू सिटीजन, ही रिमूव द पावर ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। जब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड लेके लोग फ्रेडरिक विलियम के पास गए थे, तो फिर फ्रेडरिक विलियम जो थे वो थोड़ा डर गए थे, इसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ी पावर्स देना स्टार्ट कर दिए थे, उनको अपनी जगह बचानी थी तो वो थोड़ी थोड़ी पावर्स लोगों को देना स्टार्ट कर दिए थे। तो उन्होंने सिटीजन को पावर देना स्टार्ट कर दी थी, उन्होंने फ्यूडल सिस्टम हटा दिया था और सर्वडॉम्स भी हटा दिए थे। फिर डिस्पाइट द फेलियर दिस इज अ स्मॉल सक्सेस, मतलब लोग कहने लगे कि ये फेलियर की जगह ये थोड़ी सी सक्सेस तो है। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फिर जर्मनी और इटली कैसे बना था कि नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स ऑफ्टन मोबाइलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स। जर्मनी में क्या हुआ था, मूवमेंट अंडर ऑटोवन बिस्मार्क, मतलब जर्मनी में जो लोग थे वो ऑटोवन बिस्मार्क के अंदर ही सारे मूवमेंट हुए थे। 3 वॉर्स हुए थे 7 साल में 3 वॉर्स हो गए थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस में। फिर जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्पर।
1871 में जो विलियम फर्स्ट थे वो जर्मन एम्परर की तरह प्रोक्लेम हो गए थे, मतलब उन्हें घोषित कर दिया गया था। प्रोसेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग, उसके बाद नेशनल बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ। इसका कंक्लूजन ये होता है कि ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम जर्मनी के। उन्होंने 3 वॉर लड़े थे 7 साल में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और सारे को हरा के एक यूनिफाइड जर्मनी बना दी थी। एंड इन 1871 जर्मनी इज ऑफिशियली मेडेड एंड विलियम प्रोक्लेम्ड एज किंग। जब विलियम ने ये 3 वॉर लड़े 7 साल में, तो उन्हें जर्मन के लोग मिलकर किंग घोषित कर दिए थे। तो जर्मनी तो बन गया था ऐसे। फिर इटली क्या हुआ था, स्ट्रक्चर बिफोर यूनिफिकेशन। इन सारे से पहले क्या स्ट्रक्चर था इटली का, फिर इन सारे में रोल किस किस का था, यूनिफिकेशन में रोल किस किस का था। तो जो राजा थे उस टाइम वो थे विक्ट्री इमानुएल सेकेंड। फिर उस टाइम नॉर्थ साइड में कैसे इटली को मिला था, मतलब इटली अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो नॉर्थ साइड में जो मिला था, नॉर्थ साइड में चीफ मिनिस्टर कैवर ने उनको इटली दे दी थी, जो किंग थे उस टाइम ये थे। फिर साउथ साइड में गिजिपी गैरिबाल्डी ने उनको साउथ में फ्रीडम मिल गई थी, साउथ में फ्रीडम दिला दी थी। फिर गुजिपी मजीनी ने इटली में स्टार्ट किया था टू मेक अ यूनिफिकेशन। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज केस आता है कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ये सारे लोग ये 4 ग्रुप्स थे, ये 4 ग्रुप्स थे उस टाइम ब्रिटेन में। लेकिन उस टाइम क्या था, ये ग्रोथ ऑफ इंग्लिश अचानक से ज़्यादा हो गई, मतलब लोग इंग्लिश बोलना ज़्यादा बोलने लगे थे, तो वो लोग डोमिनेटिंग हो गए थे बाकी अदर इथनिक ग्रुप्स के ऊपर। जो अलग इथनिक ग्रुप्स थी उनके ऊपर डोमिनेटिंग होना स्टार्ट हो गए थे। इंग्लिश पार्लियामेंट जो 1608 में थी, फिर वो नेशनल स्टेट बन गई थी। फिर 1707 एक्ट ऑफ यूनियन साइन बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हो गई थी। फिर 1801 में जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फिर जिसे कहा गया था, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हो गई थी, तो उसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन घोषित कर दिया गया था। फिर 1801 में आयरलैंड हैज फोर्सफुली ज्वाइन इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ये सारे लोग तो ज्वाइन हो गए थे इंग्लिश द ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन जो आयरिश लोग थे, मतलब जो आयरिश के जो इतने ग्रुप्स थे, मतलब जो आयरलैंड थे, उनको नहीं ज्वाइन नहीं हो रहे थे इस यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में, तो उन्हें फोर्सफुली 1801 में द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ दिया गया था। फिर जो वॉल्टन फेल्ड रिवॉल्ट एंड कैथोलिक रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेटेड वॉज सप्रेस्ड। जो कैथोलिक थे, वो जब वो रिवॉल्ट किए थे, तो वो लोग कैथोलिक जब रिवॉल्ट करना स्टार्ट किए थे अपनी तरफ से, तो उन्हें सप्रेस कर दिया गया था और उन्हें फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में जोड़ दिया गया था। फोर्जिंग अ न्यू ब्रिटिश ब्रिटेन, फिर ब्रिटिश नेशन एक न्यू ब्रिटिश नेशन बनाई गई थी, उसमें ब्रिटिश फ्लैग बनाया गया था, ब्रिटिश फ्लैग को लगाया गया था। फिर नेशनल एंथम को डिराइव कर दिया गया था। फिर विजुअलाइजिंग द नेशन, पर्सनिफाइंग द नेशन हाउ, मतलब नेशन तो बन गया था, बट उस नेशन पे कोई नेशन तो बन गए थे, लेकिन फिर उस नेशन को काम कैसे करना था, उस नेशन को चलाना कैसे था। तो लोग क्या किए थे कि नेशंस को, मतलब जैसे नेशंस को एक फीमेल एलिगरी की तरह डिराइव करने लगे थे, जैसे कि इंडिया को भारत माता की तरह बताया जाता है, वैसे ही फ्रांस में मैरिने डिराइव किया गया था फ्रांस के नेशन को। जर्मन में जर्मीनिया करके एक फीमेल को बताया गया था। एलिगरी क्या होती है, एक सिंबल ऑफ अ नेशन एंड इट एक्सप्रेस लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ग्रीड थ्रू द पर्सन और अ थिंग। फिर यूज ऑफ सिम्बल्स क्या आते हैं, मीनिंग ऑफ द सिम्बल्स क्या आते हैं। तो जो उस टाइम ये जो फिगर था, जो जर्मनिया के वुमेन को डिस्क्राइब किया गया था, उसमें काफ़ी एट्रीब्यूट थे जिसके सिंबल्स अलग अलग थे। तो जर्मनिया में जो ये ब्रोकन चेन्स पहने हुए हैं, उसका मतलब था, मतलब बीइंग फ्रीड, मतलब वो फ्रीड है। फिर उसके बाद ब्रीज प्लेस विथ ईगल, मतलब जो उनके ब्रीज पे ये ईगल बना हुआ है, उसका मतलब ये था कि उनके पास स्ट्रेंथ बहुत है। फिर क्रोन ऑफ ओक लीव्स, मतलब जो वो क्रोन पहनी है, मतलब जो वो मुकुट पहनी है ओक लीव्स के, उसका मतलब था हीरोइज्म। फिर जो स्वैर्ड है उनके यहाँ पे, तो उनका मतलब था वो फाइट के लिए हमेशा रेडी है। फिर ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वैर्ड, फिर स्वैर्ड के मतलब तलवार के बाजू में ऑलिव ब्रांच है, उसका मतलब था विलिंगनेस टू मेक पीस, मतलब उन्हें शांति चाहिए। फिर ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, इसके जो पीछे वो झंडा लिए, एक फ्लैग लिए, जिसमें ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर, जिसका मतलब है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848 बांड बाई ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। ठीक, फिर
रेज ऑफ राइजिंग सन, जो पीछे एक राइजिंग सन उनके फिगर में आ रहा है, उसका मतलब एक बिगनिंग ऑफ न्यू एरा है, मतलब नई शुरुआत हो रही है। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ लव और अ प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, मतलब ऐसा फीलिंग अपने ओन कंट्री के लिए, अ फीलिंग दैट आवर कंट्री इज बेटर देन एनी अदर। फिर और इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ रिच एंड पावरफुल कंट्री कंट्रोल्स अदर कंट्री विच आर नॉट रिच एंड पावरफुल एज इटसेल्फ। फिर राइज ऑफ इम्पीरियलिज्म बढ़ने लग गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी आने लगी थी। नेशनलिज्म टेंशन में आ गए थे 1871 के बाद इन द बाल्कन एरिया में 1871 में नेशनलिज्म टेंशन में आ गया था, क्योंकि इम्पीरियलिज्म बढ़ता गया था, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स इन द मॉडर्न डे, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैकेडिया, क्रूशिया एक्सेट्रा, ये लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्रगल अमॉन्ग दिस नेशन आफ्टर द फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर जब गिर गया था, मतलब जब हट गया था, उसकी वजह से ये सारे लोग काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। फिर एंट्री ऑफ मेजर पावर्स एग्जीक्यूट एंड प्रॉब्लम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर काफ़ी मेजर पावर्स आने लगे थे, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहाँ पे हुआ था। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म हुआ था, जिसकी वजह से फिर नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म एक साथ हो गए थे। फिर उसके बाद एंटी इम्पीरियलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, फिर उसके बाद यूरोप, फिर एंड में यूरोप को नेशन स्टेट घोषित कर दिया गया। वाह, वेरी गुड।